हाँ जी, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सल्फ्यूरिक एसिड की। फॉर्मूला क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4 होता है। मैं आपको बता चुका हूं ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर के बारे में। सल्फर के ऑक्सी एसिड होते हैं बहुत सारे, उनमें से जो सबसे फेमस है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है दैट कि किसी भी देश, कोई भी देश कितनी तरक्की कर रहा है ये पता लगता है किस देश में H2SO4 की कितनी कंजप्शन है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्शंस में H2SO4 का यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज के अंदर H2SO4 का यूज किया जाता है। यूज हम बाद में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर से बात करें। अगर सिंपल स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ इस तरह से होता है SO4 का, H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे दो OH ग्रुप लगे हैं तो इसको हम लोग डाई बेसिक बोल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ से अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी? -2, -1, -1, -1, मतलब टोटल सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से 6 आ जाएगी। और जो 6 है वो सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। तो बात करते हैं सबसे पहली बात इसकी प्रिपरेशन की, कि सर ये बनाया कैसे जाता है। तो देखिए इसकी प्रिपरेशन 4 स्टेप में होती है। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या बनाना होता है? प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हमारा कल का टॉपिक भी था, मैंने आपको समझाया भी था सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है। S8 + 8O2 gives what? 8SO2। सल्फर के सिंपल ऑक्सीडेशन करा दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड में। इसके अलावा आप सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हो आयरन पायराइड से भी, FeS2। इट इज कॉल्ड आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड कह सकते हैं इसे हम। इसकी ऑक्सीडेशन करवा दो तो क्या बनेगा यहाँ पे? Fe2O3 + SO2। अब बात यह कि कितने ऑक्सीजन की आपको जरूरत है। यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम करेंगे ये 4 तो ये 2 हो जाएगा और इसको करेंगे 11 और अब ये बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे 8 कर दो। बाकी जो मेन है वो ये वाली है, आपने ये याद रखनी है। आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आ जाती है ना कि प्रिपरेशन करो। और हाँ, प्रिपरेशन के लिए एक फेमस प्रोसेस यूज की जाती है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है भाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। याद रखनी है बात आपने। अब चलते हैं अगले स्टेप में, जो कि सबसे मेन स्टेप है। सबसे मेन स्टेप है सल्फर डाइऑक्साइड जो बन चुका है उससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना। ये भी मैंने आपको बताया है। इसकी रिएक्शन आप O2 के साथ कराओगे, यहाँ पे 2 ले लो तो ये क्या बन जाएगा? 2SO3। एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे नहीं होती, एक्चुअल में रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे आप कैटलिस्ट देते हो V2O5। हम बात करेंगे कि कैटलिस्ट क्यों ले रहे हैं। एंड ये जो प्रोसेस होती है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, मतलब जो यहाँ से डेल्टा HF है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, वो होती है -196.6 किलो जूल पर मोल। हर मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड पे इतनी हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। फिर अगली बात पे चलते हैं। तो पहला स्टेप सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है, दूसरा स्टेप सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है, तीसरा स्टेप हमें ओलियम बनाना है। क्या बनाना है? ओलियम। हम एब्जॉर्प्शन टावर में लेके जाएंगे SO3 को और इसमें हम डाल देंगे H2SO4 एसिड डालेंगे इसके ऊपर। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भी? ओलियम में। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है? H2S2O7। देखो बेटा एक बात है जरूरी, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी। पॉसिबल आपको डिफिकल्ट भी लगे तो डिफिकल्टी को फेस करने का तरीका क्या है? उनकी प्रैक्टिस करना। और हाँ, अगर आप किसी मतलब जैसे मैं पी ब्लॉक आपको सीरियल वाइज करा रहा हूँ, अगर आप सीरियल वाइज देखोगे ना तो बहुत सी रिएक्शन आपको पता होंगी। लाइक हम लोग पढ़ चुके हैं सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है, हम लोग पढ़ चुके हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बनता है, हमें पता है कि ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है। अब इस ओलियम में एक बार और आप पानी मिलाओगे H2S2O7 में, आप लोग क्या करोगे? पानी मिलाओगे H2O और ये क्या बन जाएगा? 2 moles ऑफ H2SO4 हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए तो सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। प्रिपरेशन ऑफ
सल्फर ट्राइऑक्साइड, प्रिपरेशन ऑफ ओलियम एंड इन द लास्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह से हमने बनाया है। सल्फर को ऑक्सीजन से ट्रीट किया, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से ट्रीट किया, सल्फर ट्राइऑक्साइड पे एसिड की बारिश कराई, एसिड रेन कराई, तो वो हो गया ओलियम में कन्वर्ट। और ज्यादा एसिड मिलेगा। अभी इसकी रिएक्शन H2O के साथ करवा दो तो आपको क्या मिल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड आपको मिल जाता है ओलियम। जो सबसे जरूरी बात है, जो सबसे मेन स्टेप है, वो है यहाँ पे दिस वन। जैसे कि मैंने आपको बोला की स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस, सबसे मेन स्टेप जो है वही ये वाला 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3 एंड यहाँ पे हीट और फॉर्मेशन कितने, -196.6 किलो जूल। अब मेरी बात समझो ध्यान से कि जो आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और रिवर्सिबल जो प्रोसेसेस होती हैं उनमें क्या फंडा रहता है, उनमें अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, हायर अमाउंट में सल्फर ट्राइऑक्साइड चाहिए, तो हम फॉलो करते हैं किसको, ली चैटलियर प्रिंसिपल को। ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। जहां पे भी रिवर्सिबल प्रोसेस है वहां पे हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहली कंडीशन जो हम लोग फॉलो करेंगे वो है लो टेम्परेचर। क्या है भाई, लो टेम्परेचर। सर लो टेम्परेचर क्यों? क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन में से हीट बाहर निकल रही है। तो जिन रिएक्शन में से ऑलरेडी हीट बाहर निकलती है उन्हें और गर्मी तो नहीं देंगे। आप समझो आपके रूम में गर्मी है फुल और हीटर चला दिया जाए, बेस्ट कंडीशन थोड़ी ना रहेगी वो। अब यहां से ऑलरेडी हीट निकल रही है और हम इसको और ज्यादा हीट दे, वो बेस्ट नहीं है। तो हमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है, और टेम्परेचर कम करते टाइम हमें यह ध्यान रखना है कि टेम्परेचर को हम लोग ज्यादा कम ना कर दें। क्यों ना ज्यादा कम कर दें? क्योंकि देखो हमें पता है सरफेस केमिस्ट्री में था ये कि विद द केमिकल काइनेटिक्स में विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, और डिक्रीज करने पे रिएक्शन की स्पीड डिक्रीज होती है। तो हम कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हम ज्यादा कम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि रिएक्शन की स्पीड घट जाएगी। तो हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर लेना पड़ता है, और वो कितना है, 720 केल्विन। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दिस रिएक्शन इज 720 केल्विन। अच्छा बेटा मैं समझा रहा हूं, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, नोट्स में से अच्छे से देख लेना ये। अगली बात, अब देखो आपने कितने मोल्स लिए रिएक्टेंट के, 2 और 1 3 मोल लिए, और आपके पास मोल्स कितने बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर करना पड़ेगा, सो दैट की रिएक्शन आगे ही चलती रहे। ठीक है, प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, हाई। अब इतना भी हाई नहीं रखना कि पॉइजनस गैसेस भी चिपक जाए। मेन बात यह है कि पॉइजनस गैसेस चिपकने नहीं चाहिए। तो हाई प्रेशर कितना रखना आपको, 2 to 3 बार, 2 बार to 3 बार। ठीक है, और देखो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है बताइए? सबसे जरूरी होता है कैटलिस्ट। तो हम इस रिएक्शन में यूज करते हैं किसका, कैटलिस्ट का, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब कैटलिस्ट हम यहाँ पे प्लेटिनम का यूज करें तो बेस्ट है, बट प्लेटिनम बहुत महंगा है और वो पॉइजनस हो जाता है बहुत जल्दी उस पर गैसेज अटैक कर सकते हैं। देखो जितने भी ये कैटलिस्ट होते हैं, हमने डीएनए ब्लॉक में एक बात पढ़ी थी, इन पे क्या होती है, रिएक्टेंट चिपकते हैं आके। एडजॉर्प्शन थ्योरी की थी हमने कि कैटलिस्ट पे रिएक्टेंट आके चिपकेंगे, हीट बाहर निकलती है, जिसे हम हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो प्लेटिनम पे गैसेज का अटैक होना बहुत आसान हो जाता है। तो हमें ऐसा कैटलिस्ट लेना पड़ेगा जो सस्ता भी हो और जिसपे गैसेज का अटैक भी इतना आसान ना बने। तो यहां पे हम ले लेते हैं डाई वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। तो ये 3 कंडीशन आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। लो टेम्परेचर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हाई प्रेशर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कम मोल्स बन रहे हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हम रिएक्शन को आगे ही करवाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि रिएक्शन बैक मार जाए। तो हम बिल्कुल प्रेशर पुश करेंगे कि भाई तो आगे ही चल, होता ना, गड्डी चल रही है बैक भी जा सकती हो, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, धक्का लगाएंगे पीछे से, सो दैट कि वो आगे ही जाए। ठीक है, और तीसरी बात है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो मस्ट है, सो दैट की रिएक्शन की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये है इसकी प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में क्या होता है कि ये जो प्लांट होता है सारे का सारा सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत बड़ा प्लांट होता है। लाइक मैं आपको अभी
तो वो दूसरे रूम में है, तो वहां पे आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि क्या रहता है इस प्लांट के अंदर। तो अभी बात करते हैं वो प्लांट में किस तरह से रिएक्शन होती है। एक बार मैं ना स्पीडली दोबारा समझाता हूँ। हुआ क्या था, देखिए आपने सल्फर लिया था, सल्फर की रिएक्शन O2 के साथ तो बना था SO2, SO2 की रिएक्शन O2 के साथ तो बना था SO3, है ना, कुछ ऐसे लिया था 2SO2 प्लस O2, यहाँ पे V2O5 कैटलिस्ट लिया था। फिर आपने डाला था इसमें H2SO4, तो ये बना था ओलियम H2H2O7, और ओलियम में आपने पानी डाला था तो ये बन गया था 2H2SO4। इस तरह से सिर्फ ये है, इतनी आसान है। बट जो प्लांट होता है बहुत बड़ा होता है, तो इसमें स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहले आपकी एक टावर है जिसे हम कहते हैं सल्फर बर्नर। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास सल्फर रखा होता है बहुत सारा, और सल्फर में हम यहाँ से ऑक्सीजन पास कराते हैं। सल्फर की और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, वो बन जाता है SO2। क्या बन जाता है, SO2, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो ये जो सारी की सारी यूनिट है ना, ये इतनी वाली, इसका कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है इसका। इसका सिर्फ एक काम है, प्योरीफाई करना। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको प्योरीफाई करो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है एक डस्ट प्रेसिपिटेटर। जो यहाँ पे इसके अंदर डस्ट रह गई है, जो भी डस्ट रह गई है, उन सबको प्रेसिपिटेट करता है। प्रेसिपिटेट से मतलब ना भारी करता है और खींच लेता है बाहर। फिर थोड़े आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर वाटर से स्प्रे किया जाता है। एंड इवन ये यूज किया जाता है फॉर कूलिंग, कूल भी करता है, इसको ठंडा भी करता है। और ऊपर से पानी का स्प्रे होता है, सो दैट कि कुछ और जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज है, कुछ ऐसी इंप्योरिटीज है जो पीछे से बची रह गई हैं, ठीक है, तो उन इंप्योरिटीज को जो पानी में घुल सकती है, पानी के साथ घुला के बाहर निकाल दो, तो ये वेस्ट वाटर नीचे आ जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमारे ड्राइंग टावर। यहाँ पे हमने गिल्ला कर दिया, उसे ठंडा कर दिया, तो यहाँ से हम ऊपर से एसिड डालते हैं, सो दैट कि जो देखो जो H2SO4 है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार आप पढ़ोगे, सल्फ्यूरिक एसिड एक बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। बोले तो पानी उड़ा देता है, पानी निकाल देता है, ठीक है। तो यहां से भी क्या करेगा, सारे का सारा पानी को सोख लेगा, और जो वेस्ट एसिड है मतलब उसके साथ मिक्स होकर बाहर निकल गया। अभी हमारे पास क्या बच गया, ड्राई SO2। स्टिल हमें लगता है कि कुछ इंप्योरिटीज अभी भी बची रह गई हैं। हो सकता है कुछ आर्सेनिक ऑक्साइड ऐसी ऐसी इंप्योरिटीज लगी रह गई हो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर्सेनिक प्योरीफायर, जो आर्सेनिक को प्योरीफाई करता है। इसके अंदर क्या है, FeOS थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड अगर कोई आर्सेनिक वाली इंप्योरिटीज रह गई है उनको अपने साथ खींच लेगा। रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिया। अब सल्फर डाइऑक्साइड को इस सारे के सारे, ये सारी की सारी यूनिट क्या है, इसे लोग बोलते हैं प्योरीफाइंग यूनिट। प्योरीफाइंग में सबसे पहले क्या है, डस्ट प्रेसिपिटेटर, जो डस्ट को भारी करता है, उनको बाहर खींच लेता है। अगर सोल्यूबल इंप्योरिटीज हैं तो उनके ऊपर से पानी डाला जाता है, उनको ठंडा किया जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, वो ठंडी हो चुकी, वो चीजें गिल्ली हो चुकी है, तो उनको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के लिए ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। अगर लगता है कि अब इसके अंदर आर्सेनिक इंप्योरिटीज हैं, तो इसको, अगर ना भी लगता हो, ये नहीं है, सारी की सारी यूनिट में से पास होना कंपलसरी है, तो यहां से हम इसको पास कराते हैं किसमें से, आर्सेनिक प्योरीफायर में से, जिसके अंदर क्या है। अब देखो इतनी सारी जगह से पास कराने के बाद यहाँ पे एक टेस्टिंग बॉक्स लगा हुआ है। टेस्टिंग बॉक्स क्या टेस्ट करता है कि क्या इसमें कुछ भी इंप्योरिटीज रह गई हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट डाला जाता है, फिर देखा जाता है कि क्या कुछ एक आधी इंप्योरिटीज उड़ रही हैं। एंड अगर स्टिल इंप्योरिटीज मिल जाती हैं तो इस प्रोसेस को दोबारा दोहराया जाता है, यहां से पास करवाया जाता है, इसको दोबारा से प्योरीफाई किया जाता है। मतलब प्योरीफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां से हो चुका है, अब यहां पे है प्री हीटर, जो इसको गर्म करेगा। एंड अगर आपको याद हो तो हम हीट करते थे, यहां पे हम इसको थोड़ा सा हीट करते थे, ठीक है। और फिर यहां पे क्या है, हम इसको डालेंगे कैटलिस्ट में से, सो दैट कि SO3 बहुत अच्छे से बने, सो दैट कि हमारे पास क्या हो, SO3 बहुत अच्छे से बन जाए। अभी SO3 बन चुका है, तो इसमें ऊपर से बारिश लगती है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की। इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। क्या बोलते हैं इसे, एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होता है कि हमारे पास जो SO3 है, हमारे पास जो SO3 है वो एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, वो एब्जॉर्ब कर लेता है एसिड को। SO3 एसिड को एब्जॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ओलियम के अंदर, H2H2O7 के अंदर। एंड इसके बाद सर आप तो कह रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, आपने तो ओलियम बना दिया। अभी देखो हमारी लैब में जो एसिड होता है वो होता है डाइल्यूट, ठीक है। कई जगह पे हमें जरूरत होती है कंसेंट्रेटेड की,
तो अभी ओलियम में हम पानी मिलाते हैं, वो मैटर करता है कि हमें कैसा सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। अगर ज्यादा प्योर चाहिए तो कम पानी मिलाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा चाहिए कि चलो यार डाइल्यूट बनाना है, बहुत हार्मफुल रहता है ये, तो हम ज्यादा पानी मिला लेते हैं। और इवन इसमें जो पानी मिलाया जाता है वो धीरे धीरे मिलाया जाता है। क्लियर होती है सारी की सारा स्टेप क्या हुआ, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, फिर इसको प्योरीफाइंग यूनिट में। यहाँ पे टेस्टिंग बॉक्स क्या चेक करता है कि क्या अभी भी कोई इंप्योरिटीज इसके अंदर रह गए हैं, फिर प्री हीटर इसको गर्म करता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड हम पीछे लेके आ रहे हैं ना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वो SO3 में कन्वर्ट होता है। ये SO3 आगे जाता है और ऊपर से एब्जॉर्प्शन टावर में से क्या बरस रहा है, ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड बरस रहा है। रियल चांसेस है कि आए, बट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो पिछले साल तक नाइट्रिक एसिड था प्रिपरेशन के लिए, अमोनिया था, तो इसके चांसेस कम बनते थे। अब वो तो नहीं रहे, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं कि आ जाए, वरना इसकी प्रॉपर्टीज तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है। तो समझिए इसको, अभी देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। अभी बात करते हैं सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज इसके बाद पढ़ेंगे, एंड यूजेस की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात, इट इज अ कलरलेस सिल्की लिक्विड। आई थिंक आप लोग लैब में देख भी चुके होंगे। सिल्की होता है, ये ओल्ड टाइप से होता है, ठीक है। अगली बात करें इसकी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो होती है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 298 केल्विन। नेक्स्ट बात करें इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, कितना होता है 590 केल्विन होता है। नेक्स्ट बात करें तो हाई विस्कोसिटी, बहुत ही ज्यादा विस्कोस होता है, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है ये, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूं, डबल बॉन्ड O OH OH। सिमिलरली एक और सल्फ्यूरिक एसिड है, डबल बॉन्ड O, यही है ना भाई, O4 तो हो गया। अब ये है इसके H। तो मैंने आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन को क्या दिखना चाहिए, देखिए हाइड्रोजन एक जगह कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, और जब भी हाइड्रोजन को दूसरी जगह दिखता है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, वो फोन होते हैं। देखो एक जगह पे इसको कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, मतलब शादी हो चुकी होनी चाहिए, फिर अट्रैक्शन शो करे, ठीक है। तो ये क्या है, इसको दिख रहा है, तो इस तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, 3 डॉटेड लाइन से हम दिखाएंगे। ये भी अट्रैक्शन शो करेगा, 3 डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। इन 3 डॉटेड लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये, इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर मतलब ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, नेचर सेम है, दोनों सल्फ्यूरिक एसिड है, बट ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक अलग मॉलिक्यूल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक अलग मॉलिक्यूल है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगली बात पढ़े तो इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, पानी से बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। तभी तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, कि जहां कहीं पे भी पानी होता है वहां से पानी को सोख लेता है ये। तो जब भी क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड हमें लैब के अंदर बनाने होते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम बिल्कुल धीरे धीरे करते हैं, कंटिन्यूसली स्टिर करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं उस सॉल्यूशन को। क्लियर है। अब बात करते हैं यूजेस की। जैसा कि मैंने कहा, इसे किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मैंने तो कुछ लिमिटेड से जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, इसका यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। केमिकल इंडस्ट्री में कहां पे यूज होगा इसका, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, और भी बहुत सारे एसिड लाइक फॉस्फोरिक एसिड बनाने के में इसका यूज किया जा सकता है। इथर बनाने में इसका यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे कि 2 अल्कोहल लोगे, उनमें एसिड डालोगे, तो अल्कोहल में से पानी को बाहर निकाल देगा वो, और हमारे पास क्या मिल जाता है, इथर मिल जाता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, लाइक अमोनियम सल्फेट है, उसको बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। उसके बाद डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में, पेंट्स, पिगमेंट्स, ये जो कलर वाली चीजें होती हैं, इनको बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल को रिफाइन करने में इसका यूज होता है भाई। नेक्स्ट बात करें, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव, समझते हो एक्सप्लोजिव, विस्फोटक बनाने में, बहुत ज्यादा विस्फोटक बनाने में इसका यूज किया जाता है, लाइक TNT हो गया। मेटलर्जी, कॉपर और जिंक को जब धरती से निकाला जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत रोल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं पिकलिंग। पिकलिंग मीन्स क्या होता है, क्लीनिंग बोले तो सफाई, ठीक है। आपने देखा होगा कि क्या होता है, लाइक सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है वो उस पे ना ब्लैक इससे हो जाता है वो, तो फिर क्या करते हैं उसे ना नींबू से धो देते हैं ना, या फिर जो सुनार होते हैं, जो सुनारे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसको एसिड में धो देते हैं, तो वो क्या करता है, क्लीन कर देता है मेटल्स को। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, इन लेड स्टोरेज बैटरी एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेड स्टोरेज बैटरी होती है, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, बैटरा बोलते हैं जिसे हम लोग, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। उसमें हम पानी डालते रहते हैं बार बार,
और एसिड भी खत्म हो जाता है तो एसिड भी डलवाना पड़ता है। अगली बात करें लैब में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लैब्स के अंदर, मतलब ऐसे किसी स्कूल की किसी कॉलेज की लैब नहीं है जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता हो। एज ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग मतलब सूखा करने के लिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वहां से पानी को निकालने के लिए। तो ये है इसके फेमस यूज और ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की।